संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए जॉब क्रिएशन का 21वां भाग। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के इस कथन का कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, इसकी विस्तृत विवेचना हम लोगों ने की और हम लोगों ने देखा कि ये अंशतः ही सही है। और इसमें ये पाया कि सरकार का काम अगर व्यापार करना नहीं है तो इसी पूंजीवादियों पर छोड़ देने से हम लोगों की समृद्धि नहीं हो आती है। कई उदाहरणों से हम लोगों ने देखा कि निजीकरण से समाज का कोई भला नहीं हुआ। तब अर्थतंत्र को किस सिद्धांत से चलाया जाए, यहाँ एक नए सिद्धांत की आवश्यकता है। प्रभुत्व के प्रणेता श्री PR सरकार ने समाज के प्रत्येक सदस्यों के उत्थान के लिए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का ओनरशिप कोऑपरेटिव के द्वारा चलाया जाएगा। उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे बेस्ट पद्धति कोऑपरेटिव सिस्टम है। पूंजीवाद और अन्य प्रकार के शोषण के खिलाफ अगर कोई सेफगार्ड है तो वो है मेटलिस्टिकों के द्वारा चलाया जाने वाला कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के इंट्रोड्यूस होते हुए ही एजेंट्स और बिचौलियों की भूमिका अर्थतंत्र में खत्म हो जाएगी, उनका दखल समाप्त हो जाएगा। कोऑपरेटिव का विकास सेम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रहने वाले कम्युनिटी के सामूहिक लेबर और इंटेलेक्ट के द्वारा ही होगा। कोऑपरेटिव बेसिस पर जो प्रोडक्ट पैदा हो उसका उस क्षेत्र में रेडी मार्केट भी होना आवश्यक है, अर्थात प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन और नॉट फॉर प्रॉफिट। कोऑपरेटिव का विकास इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करेगा। इन फैक्टर्स के नहीं रहने पर कोऑपरेटिव एक फेलियर हो जाएगा। इस तरह से विकसित कोऑपरेटिव इंडिविजुअल ओनरशिप के डिफेक्ट से मुक्त होगा और साइंटिफिक मेथड से उत्पादन को आगे बढ़ाने में सक्षम भी होगा। कोऑपरेटिव सिस्टम की सफलता 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है: मॉरलिटी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के द्वारा इस सिस्टम को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना। कोऑपरेटिव मॉडल्स के रूप में कुछ कोऑपरेटिव विकसित करने होंगे ताकि लोगों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। अभी इस पूंजीवाद सिस्टम में भी कुछ कोऑपरेटिव बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। ये सक्सेसफुल मॉडल है। अमूल, सुधा, ये सुधा जो बिहार का एक मिल्क यूनिट है, सफल कोऑपरेटिव के उदाहरण है जिसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और यह केवल रोजगार का सृजन ही नहीं कर रहा है बल्कि कुछ शुद्ध प्रोडक्ट भी लोगों को दे रहा है। कोऑपरेटिव में प्रोडक्शन और वितरण के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कोऑपरेटिव के कर्ता धर्ता, मैनेजर आदि वही होंगे जिनका कोऑपरेटिव में शेयर रहेगा। बाहरी लोगों का कोऑपरेटिव में कोई दखल नहीं रहेगा, इसकी मनाही रहेगी। कृषि कोऑपरेटिव में इसके सदस्य 2 तरह के होंगे और डिविडेंड पाएंगे: अपने लैंड के कोऑपरेटिव को डोनेट करने के एवज में, और अगर उन्होंने मैनुअल या इंटेलेक्चुअल काम कोई भी कार्य कृषि के लिए किया हो, इससे बाहरी आदमी का उसमें कोई दखल नहीं होगा। इसके सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा ये कारण बनेगा। लाभांश के वितरण के लिए पूरे प्रोडक्शन को कृषि के लिए 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, 50-50%। 50% लैंड के प्रोपोर्शन पर लाभांश दिया जाएगा और 50% कृषि कार्य के वेज के रूप में, आप चाहे इंटेलेक्चुअली कार्य किए हो या लेबर के रूप में। अभी हम अपने देश में विकास की गति देख रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट है, अर्थात कुछ क्षेत्र खूब विकसित है और कुछ बहुत पिछड़े हैं। हमें लोकल वेल्थ, रिसोर्सेज और पोटेंशियलिटी पर विचार करते हुए ऐसा डेवलपमेंट प्लान करना होगा कि सारे रीजन का जो डेवलपमेंट हो वो इक्वली हो, इक्विटेबल हो। हर रीजन कोई भी जो है पिछड़ा नहीं रहे। हर क्षेत्र में उसकी अपनी पोटेंशियलिटी है। किसी क्षेत्र में अगर
कृषि योग्य पोटेंशियलिटी है, किसी में खनिज का है। लोकल पीपुल को डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेशन आर्थिक कारणों से नहीं हो। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, उत्पादन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और उत्पादन उपयोग पर निर्भर हो, न कि प्रॉफिट पर। अब जैसे किसी क्षेत्र में जो है हम जो है प्लास्टिक के घरेलू चीज़ का उपयोग करते हैं। अब वो सारा जो बॉम्बे में बन रहा है, एक उसका जो है एक पक्का ब्रांड बना दिया और उसी ब्रांड को जो है प्रचार करके अब पूरे हिंदुस्तान में बेच रहा है, तो इससे लेबर भी वहीं जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसका बढ़ेगा। तो क्यों ना हम जिस क्षेत्र में, क्योंकि ये सब कोई ख़ास टेक्नोलॉजी इसमें लगा हुआ नहीं है, तो जिस क्षेत्र में उसका जितना खपत है वहाँ वहीं उसका प्रोडक्शन करें, लेबर भी वहाँ खपत हो जाएगा और उसे बाजार भी मिलेगा। प्रभुत्व डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक नई और यूनिक सिस्टम की व्याख्या की व्यवस्था की बात करता है। पूरे दुनिया को विभिन्न सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में बांटा गया है। इन सोशियो इकोनॉमिक के फॉर्मेशन में, यूनिट के फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स लिए गए हैं वो है कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पोटेंशियलिटीज़, एथनिक सिमिलरिटीज़, कॉमन जोग्राफिकल फीचर्स और लोगों के सेंटिमेंटल लेगेसी से जिसका निर्माण होता है, जैसे भाषा और कल्चरल ट्रेट से। हर एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट को अपना इकोनॉमिक प्लान और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में विभिन्न प्लान बनाने होंगे। इस तरह प्लानिंग प्रोसेस टॉप डाउन ना होकर निचली स्तर से शुरू होगा, यानी ब्लॉक स्तर से डेवलपमेंट की प्लानिंग होगी, न कि दिल्ली और पटना के एसी रूम में बैठकर गांव के लिए प्लान बनेगा, यानी ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगी। प्रभुत्व का सोशियो इकोनॉमिक यूनिट और स्टेट या प्रोविंस एक नहीं है। एक स्टेट या प्रोविंस में कई सोशियो इकोनॉमिक यूनिट हो सकते हैं, जैसे बिहार स्टेट में 4 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, अंगिका, मगही, मैथिली और भोजपुरी। जहाँ की जो फैक्टर्स अभी बताए गए थे, इन सब के जो ट्रेड्स हैं और सब फैक्टर्स हैं, सब इन लोगों के अलग अलग हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर पूरे भारत को 45 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स में बांटा गया है। इस यूनिट्स को फुल फ्रीडम दिया जाएगा ताकि ये अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसीज़ को डिसाइड कर पूरी आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करें। अगर ये सोशियो इकोनॉमिक यूनिट अपने प्रोग्राम और पॉलिसी को सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक शोषण से मुक्ति के लिए इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी तो पूरे देश में एक पावरफुल मूवमेंट सोशियो एथनिक लिबरेशन का शुरू हो जाएगा। इसे ही हम आर्थिक स्वतंत्रता कहेंगे। अगर एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के रहने वाले सारे नागरिक अपना इंडिविजुअल सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूनिट के सामूहिक सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में मर्ज कर देंगे तो उस रीजन के इकोनॉमिक वेल्थ का आउटफ्लो रुक जाएगा और इस तरह वहाँ का शोषण कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। प्रभुत्व के अनुसार लोकल लोगों को रोजगार की पूरी गारंटी देनी होगी। रोजगार में लोकल लोगों को बाहरी लोगों से प्रेफरेंस देना होगा। जिस रीजन में प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है वहीं सरप्लस लेबर होता है। यथार्थ में ऐसे सरप्लस लेबर वाले रीजन हमेशा ही इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड ही रह जाते हैं, जैसे बिहार और ईस्टर्न यूपी है। यहाँ के लोग दूसरे डेवलप्ड रीजन में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटक आदि क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करते हैं। जहाँ कहीं भी सरप्लस लेबर क्षेत्र हो वहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए मैक्सिमम एग्रीको इंडस्ट्रीज़ उस क्षेत्र के सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल के आधार पर खोलना होगा। हर क्षेत्र की अपनी पोटेंशियलिटी है, उसे देखना होगा, उसे आइडेंटिफाई करना होगा। उस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के सामूहिक आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उद्योगों की स्थापना करनी होगी और अन्य डेवलप्ड क्षेत्र से ऐसे उपभोग में आने वाले चीज़ों का आयात रोकना होगा। जैसा कि उद्योग की चर्चा करने के संबंध में हम लोगों ने विशद चर्चा की है। इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने पर नए रोजगारों का सृजन काफ़ी होगा। इन रोजगारों का उत्पन्न होने से उस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और परचेजिंग पावर बढ़ेगा। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में उद्योग और कृषि के मॉडर्नाइजेशन पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा न कि वो मॉडर्नाइजेशन में आगे
नहीं आए। इस तरह हर सोशियो इकोनॉमिक यूनिट अपने पूरे इकोनॉमिक पोटेंशियल तक डेवलप करेगी और पर कैपिटा इनकम हर एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट का उन्नत होता जाएगा। पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटीज़ जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में शुरुआत में दिख पड़ेगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस तरह पूरी तरह डेवलप्ड सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स का जहाँ पर कैपिटा इनकम के बराबर आ जाएगा, पूरे का अगर बराबर आ जाएगा तो वो मर्जर भी होगा। जैसे एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट का और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक में जो है पर कैपिटा इनकम आधा है, धीरे धीरे बढ़ के वो एक हो जाएगा 10 साल 20 साल 25 साल में। तो उसे एक सोशियो, क्योंकि ये डिस्पैरिटी रहने पर ही शोषण होता है और कई सोशियो इकोनॉमिक मिलकर एक यूनिट हो जाएंगे। कभी भविष्य में हो सकता है कि पूरे भारत में एक ही सोशियो इकोनॉमिक यूनिट हो जाए। तो जब तक प्रत्येक रीजन इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जब तो पूरा देश पूरा विश्व भी हो सकता है। तब तक जब तक नहीं होगा तब तक हमें अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक यूनिट की प्लानिंग और हर व्यवस्था रखनी होगी। इस तरह हम देखते हैं कि एक नई इकोनॉमिक आर्थिक चिंतन के द्वारा पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था से अलग है। ये जो चिंतन है ये पूरी तरह दोनों से अलग है। देश में पूर्ण रोजगार की गारंटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इसे समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नई सोच और ऊर्जावान राजनीतिक नेताओं की ज़रूरत होगी, जो कि वर्तमान अधिकतर नेताओं जो अयोग्य, अपराधी, अनपढ़ और करप्ट हैं, ये संभव नहीं है। इसके अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि इन्हीं राजनीतिक दलों और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में परिवर्तन कर कैसे नए ऊर्जावान नेताओं को लाया जा सकता है।